अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्डर पेयर। तो देखें ऑर्डर पेयर क्या होते हैं उसको डिटेल के अंदर समझते हैं। देखें पहले हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है रेनी डिस्क्रेट। रेनी डिस्क्रेट कौन थे? एक फ्रेंच, इधर लिख देता हूँ, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। रेनी डिस्क्रेट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट अब इंट्रोड्यूस किया था, लाए थे मैथमेटिक्स के अंदर। कौन सी ब्रांच के अंदर? एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है? मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री एक ब्रांच है और उसकी एक ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे आपको पता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो साइंस की ब्रांच है। फिर फिजिक्स के आगे फर्दर ब्रांचेस है, केमिस्ट्री के आगे फर्दर ब्रांचेस है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सेम इसी तरीके से मैथमेटिक्स की फर्दर ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेनी डिस्क्रेट। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट। किस ब्रांच के अंदर? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, ये यूज़ क्यों होता था? ऑर्डर पेयर है क्यों? पढ़ा तो देते हैं हम लोग कि ऑर्डर पेयर ये होता है, फलाना निमकाना सब कुछ हम पढ़ा देते हैं। अब ऑर्डर पेयर यूज़ क्यों होता है? देखें, टू लोकेट पॉइंट्स इन प्लेन। देखें हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन होता है, यानी कि ग्राफ बुक पे जिसको हम बनाते हैं एक्स वाई प्लेन, जिसको एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो आपको मालूम है एक्स वाई प्लेन बता दें। देखें अगर इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है? एक पॉइंट है। अब हमें इसकी लोकेशन बतानी है, तो हम इसकी लोकेशन कैसे बताते हैं कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है? 3 के ऊपर है पॉइंट, और वाई एक्सिस के ऊपर 2 के ऊपर है। देखें यहाँ से 2 के ऊपर और यहाँ से 3 के ऊपर। तो देखें इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। क्यों यूज़ होता है? लोकेशन बताने के लिए, यानी कि एड्रेस। सिंपली हम कहें तो एड्रेस बताने के लिए। किसके ऊपर? एक्स वाई प्लेन के ऊपर। देखिए एक्स वाई प्लेन है जिसको हम बनाते हैं ग्राफ बुक के अंदर। इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे? ऑर्डर पेयर के थ्रू। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट एक्स का होता है, दूसरा वाई का। अगर ऑर्डर पेयर दे देगा भाई बताओ ये ऑर्डर पेयर है, अब बताओ ये किधर ग्राफ बुक में किधर लाइज कर रहे हैं। तो देखें मैं ऑर्डर पेयर की मदद से बता सकता हूँ। ऑर्डर पेयर क्या कह रहे हैं? एक्स एक्सिस पर 3 के ऊपर, तो 3 का है, ये रहा ना। तो एक्स एक्सिस के 3 ऊपर तो यूँ एक लाइन लगा दें, और वाई एक्सिस के ऊपर 2 के ऊपर तो यूँ एक लाइन लगा दो। तो जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर ये क्या है? पॉइंट लाई कर रहे हैं। यानी कि ऑर्डर पेयर बेसिकली यूज़ होता है एड्रेस बताने के लिए। किसके ऊपर? एक्स वाई प्लेन के ऊपर, यानी कि ग्राफ बुक में जो हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं उसके ऊपर। स्टूडेंट देखें ये तो हमने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ लिया। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बेसिकली ऑर्डर पेयर होता क्या है। आ पेयर इन विच ऑर्डर मैटर, एक ऐसा पेयर, एक ऐसी जोड़ी, जैसे कि होती है ना जोड़ी, इसको कहते हैं दो चीज़ों की जोड़ी होती है, ठीक है। एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करता हो। ऑर्डर से क्या मुराद है? यानी कि जो पहले एलिमेंट आना है वो पहले ही आता हो, जो पहले एलिमेंट आना है वो पहले ही आता हो। अब फ़र्ज़ करें 2 + 5 = 7 होता है और 5 + 2 = 7 होता है। तो इन दोनों केसेस में ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। आप इसको इसमें प्लस करो, इसमें प्लस करो, आंसर क्या आता है? सेम आता है। याद है ऑर्डर पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। जो पहले है वो पहले ही है, बाद के अंदर नहीं आएगा। वो ज़िद्दी बच्चे नहीं होते क्लास के अंदर, पहले डेस्क पे बैठना है तो उधर ही बैठना है। ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स भी वैसे ही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, जहाँ पर है वहीं पे बैठना। अच्छा देखें एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे। अब देखें ये पेयर है 2 एलिमेंट्स का, ए और बी का। अच्छा ऑर्डर पेयर को लिखते कैसे? 2 एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा लगाते हैं और साइड के ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं, तो वो एक है ऑर्डर पेयर। जो भी 2 एलिमेंट्स हैं साइड पे हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और बीच के अंदर दोनों के गैप देने के लिए, बताने के लिए अलग लेता है तो उसके लिए हम कॉमा लगाते हैं। अच्छा देखें एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे। क्या मैटर करे? ऑर्डर। जो ए पहले तो ए पहले ही आएगा, बी बाद में तो बी बाद में। ये फ़र्ज़ करें एक ऑर्डर पेयर है। हेयर इधर ए इज़ कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट। जो ए है ना इधर वो क्या कहलाएगा? पहला कंपोनेंट या पहला एलिमेंट। एंड बी इज़ कॉल्ड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट, और बी क्या कहलाएगा? सेकेंड कंपोनेंट ऑफ यहाँ एलिमेंट। यानी कि जो पहला एलिमेंट होता है तो उसको हम फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम सेकेंड कंपोनेंट कहते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं।
उम्मीद है आपको इतना ऑर्डर पेयर समझ में आ जाए। अब कोई पूछो ऑर्डर पेयर क्या होता है, आपने बताना है ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे और जो पहला एलिमेंट है वो कहलाता है फर्स्ट है। ये तो एक्स्ट्रा बात है, मगर बेसिक बात क्या है, एक ऐसी जोड़ी, एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे वो क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर। देखें दोनों लफ्ज़ के नाम से ही ना, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर मैटर करे और पेयर का मतलब जोड़ी, ठीक है। एक ऐसी जोड़ी जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे, यानी ऑर्डर से क्या मुराद है, जो पहले एलिमेंट आता है वो पहले ही आएगा, जो बाद में एलिमेंट है वो बाद में आएगा, दोनों की जगह रिप्लेस नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि जो पहला एलिमेंट वो पहला कंपोनेंट या एलिमेंट कहलाता है, दूसरा वो दूसरा ही कहलाता है। अच्छा इधर देखें, टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अच्छा देखें, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि पहले का पहला इक्वल हो और दूसरे का दूसरा इक्वल हो, ठीक है। यानी कि ये देखें, अगर ए है, पहले ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट का, पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा ए भी है, कुछ नंबर भी हो सकते हैं। अगर हमको कहें कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, हमें कोई फर्ज करें क्वेश्चन दे दें, उसमें कहें ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। इधर कुछ नंबर भी हो सकते हैं, इधर कुछ नंबर भी हो सकता है। तो फर्ज करें एक ही जगह 2 भी, हमने एलिमेंट लिखे हैं समझाने के लिए, ठीक है, सॉरी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, कॉन्स्टेंट कह लें, पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर। कब, जब दोनों ऑर्डर पेयर क्या हो, इक्वल। अब ये क्यों हमने सीखी बात, क्योंकि हमको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखें, फर्ज करें हमें एक क्वेश्चन दे दें जिसके अंदर दो ऑर्डर पेयर दे दें, देखें कह रहे हैं फाइंड एक्स और वाई निकालो जब ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, बराबर, जब ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, बराबर। अब हमने एक बात सीखी, अगर दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हैं, दो ऑर्डर पेयर हैं वो बराबर हैं, तो इनका पहला एलिमेंट बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बराबर। तो देखें इस साइड का पहला एलिमेंट क्या, अगर मैं बीच में लाइन लगा दूँ, इस साइड का पहला एलिमेंट क्या है, x + 5 इक्वल होगा पहला पहले के बराबर, यानी कि पहला पहले के बराबर x + 5 पहले का ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है और 9 दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। तो देखें दूसरा इधर क्या है 8 और दूसरा इधर क्या है y - 6। हमें क्या कहा है, x और y निकालो। ये सवाल दे सकते हैं, सिर्फ ये सवाल देने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि आपको समझ में आ जाए जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं, x की वैल्यू निकालनी है ना, प्लस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, 9 में से 5 का तो 4 बजे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब देखिए माइनस का 6 से इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, y अपनी जगह पे रहेगा, 8 + 6 14 = y। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। देखें इस सवाल में x और y की वैल्यू निकालना मसला नहीं है, समझाना क्या मसला है। क्यों दिए ये सवाल, इसलिए दिए ताकि हम ये कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब दो ऑर्डर पेयर क्या हो, इक्वल हो। तो आई होप अभी तक आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा। क्या होता है ऑर्डर पेयर, एक ऐसी जोड़ी जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे। अब उसके अंदर ए बी भी एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 भी एलिमेंट हो सकते हैं, इस तरह वेरिएबल और नंबर्स के भी एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मगर एक ऐसा पेयर जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करे। अब देखें एक तो हमने इसका यूज़ पढ़ा कि हम इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर यूज़ करते हैं। अब दूसरा यूज़ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ऑर्डर पेयर समझा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले जो स्टार बना के मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, यूँ समझ लें ये नोट टाइप का पॉइंट है। तो लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट इज फॉर्म बिटवीन 2 सेट्स विच शुड बी नॉन एम्प्टी। देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, मगर ये याद रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट के दरमियान होता है। यूँ समझ लें एक टाइप का ऑपरेशन है, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन होता है ना, अभी बेसिक यूँ समझ लें इस टाइप का ऑपरेशन है। होता है किसके दरमियान है, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि जो दो सेट हमें दिए हुए हो ना वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कोई एम्प्टी सेट हो। फर्ज करें एक ए सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है और एक बी सेट है 1 2 है, तो इन दोनों के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर ए के एलिमेंट भी कुछ है यानी कि नॉन एम्प्टी नहीं है, तब इनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान
होगा। अच्छा, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ टू गिवन सेट्स। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ऑर्डर पेयर्स, अभी मैंने डिटेल में समझाया है। अब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ऑफ टू गिवन सेट, यानी कि देखें हमें दो सेट दिए हुए हों और उनके हम ऑर्डर पेयर निकालें जितने निकल सकते हैं, जितने पॉसिबल्स हैं, जितने पॉसिबल हैं, जितने हम निकल सकते हैं उनके सेट ऑर्डर पेयर निकालें और उनको एक सेट में बंद कर दें, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेट है किसका, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑल मतलब सारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, ऑर्डर पेयर निकल सकते हैं, वो सारे ऑर्डर पेयर ऑफ टू सेट, दो सेट के दरमियान सारे ऑल पॉसिबल यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर निकल सकते हैं दो सेट के, उनके सेट को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आएगी क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट के जितने ऑर्डर पेयर निकल सकते हैं, अब मैं निकाल के बताऊंगा आपने कैसे निकाल सकते हैं सारे ऑर्डर पेयर, मैं निकाल के बताऊंगा, ठीक है, उसकी आपने टेंशन नहीं है, डेफिनेशन समझे। दो सेट के जितने भी ऑर्डर पेयर निकल सकते हैं उनको आप अगर एक सेट में बंद कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ में नोट लिखा है, इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग टू फर्स्ट सेट वाइल सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड एलिमेंट। देखें फर्स्ट करें ये एक ऑर्डर पेयर है तो इसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा ना, हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे अभी, उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट से बिलोंग करता होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता होगा। अभी देखें मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ये देखें हम सॉल्व करते हैं, एक सेट है हमारे पास P जिसका एलिमेंट है 1 और 4, दूसरा एलिमेंट है Q जिसका एलिमेंट है 5 और 3, और कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, यानी P मल्टीप्लाई बाय Q। अच्छा, डिनोट किससे करते हैं, A क्रॉस B, क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट और डिनोशन किससे होती है, क्रॉस से, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान हमने क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों के दरमियान हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने, तो देखें जैसे हम ऑपरेशन के लिए लिखते थे P क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों निकालना है, तो सबसे पहले P का सेट आ जाएगा। P का सेट हमारे पास क्या है, 1 और 4, और देन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल और Q का सेट आ जाएगा 5 और 3। अब देखिए क्या बोला था डेफिनेशन में, सारे ऑर्डर पेयर बनाने जितने भी हो सके। देखें सबसे पहले 1 का 5 के साथ बनेगा और फिर 1 का 3 के साथ। कैसे, ये देखें P क्रॉस Q लिख देता हूँ इधर, इज इक्वल टू, देखें सबसे पहले 1 का 5 के साथ बनेगा, 1 का 5, फिर अब 1 का 3 के साथ, इसी तरह अब 4 का 5 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, ठीक है। तो 4 का 5 के साथ और देन 4 का 3 के साथ। देखें ये सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे जो बन सकते हैं और इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन सकते। याद रहे ऐसा नहीं होगा कि 5 पहले आ जाए 1 बाद में, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो पहले सेट के एलिमेंट हैं वो पहले आएंगे, जो बाद वाले सेट के एलिमेंट हैं वो बाद में आएंगे। यानी कि P क्रॉस Q का मतलब है कि P के एलिमेंट क्या होंगे, पहले वाले क्या हैं, सारे P के एलिमेंट। देखें 1 1 4 4 क्या है, P के एलिमेंट, और बाद वाले किसके हैं, Q के एलिमेंट जो सेकेंड एलिमेंट है, जैसे 5 3 5 3 तो 5 3, ठीक है। तो याद रहे ये सारे ऑर्डर पेयर पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऐसे ही निकलेंगे। क्या करना है, आपने एक पहले वाले सेट से लेना, उसको सबसे बनाना है, दूसरा वाले सेट से, फिर दूसरा लेना है, फिर सबसे, अगर और है तो ऐसे ही आपने कंटिन्यू करता है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे तो और हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब उन्होंने बोला ऑर्डर पेयर तो बना लिए, उनका सेट, उनके सेट के लिए क्या कर लें, कर्ली ब्रैकेट लगा दें, बस ये उनका सेट बन गया। तो ये हमारे पास क्या निकला, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मुश्किल है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, बिल्कुल भी नहीं। देखें पहला एलिमेंट क्यों आए, क्योंकि पहला, अब देखें अगर मैं Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P निकालूँ ना, तो अब पहले जो एलिमेंट आएंगे ना वो Q के आएंगे, ठीक है। अब देखें Q कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं P निकालूँ तो सबसे पहले Q 5 और 3 और कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 और 4। तो देखें सबसे पहले 5 का 1 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, तो देखें 5 का 1 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ। अब ये किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P के। अब क्यों, देखें ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं, नहीं, देखें इसमें अरेंजमेंट मैटर करती है। जो पहले है उसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, जो बाद में उसके एलिमेंट बाद में। तरीक़ेकार क्या, जैसे देसी तरीके से अगर मैं समझाऊं, आपने पहला एलिमेंट लेना है उसको दोनों से कर देना है, ठीक है। जैसे 1 को लिया मैंने 5 से किया, फिर दोबारा 1 को लिया 3 से किया, तो अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ख़त्म, अब दूसरे पे स्विच करेंगे। 4 को लिया 5 से किया,
फिर 4 को लिया 3 से किया। तो ऐसे हम देसी तरीके से सारे ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएंगे, कोई बीच से मिस भी नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी रिलेशन, और ऐसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हमें भी बच्चों वाला लगने लगेगा। स्टूडेंट देखें, मैंने कुछ पहले लाइन लिखी है, फॉर अंडरस्टैंड बाइनरी रिलेशन फर्स्ट रिवाइज सबसेट। बाइनरी रिलेशन समझने से पहले हम सबसेट कैसे निकालते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो सेपरेट से है, तो चलें पहले इसको रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है। देखिए, सबसेट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट करें एक सेट है 1 और 2, तो इसके सबसेट कैसे निकालते हैं। देखें, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट आ जाता है, देन फिर एक एक एलिमेंट करके लिख देते हैं, और फिर दो दो एलिमेंट करके लिख देते हैं, और इन सब का एक सेट बना लेते हैं। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, सबसेट निकल गया। फिर स्टूडेंट्स, इन सब का हम क्या नाम है, दोनों साइड पे सेट के कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इस तरह से हमारा सबसेट निकल जाता है। तो देखिए सबसेट कैसे निकला, एक सेट से क्या निकल गया, सबसेट। अब देखें मेरी बात, बाइनरी रिलेशन में देखें जिस तरह सेट्स के एलिमेंट से सबसेट निकलता है ना, किससे, देखें सेट के जो एलिमेंट्स हैं 1 2, इससे सबसेट बने ना, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सेट के एलिमेंट से सबसेट बनता है। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर से जो सबसेट बनेंगे वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। देखें सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। सेट के एलिमेंट से सबसेट बनता है, सेट के एलिमेंट से। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर पेयर, और उससे जो सबसेट बनेगा वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अब देखें मैं करके दिखाता हूँ। फर्ज करें मुझे बाइनरी रिलेशन चाहिए, उसके लिए सबसे पहले मुझे तो जो सेट दिए हुए उनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना ज़रूरी ही है। अभी मैंने सिखाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कैसे निकालते हैं। तो देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, C क्रॉस D है, तो सबसे पहले C का सेट आ जाएगा 1 और 2, और देन D का सेट यानी कि A और B। अब देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ना, तो मैंने कहा था फर्स्ट को फर्स्ट से करें, फिर फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है। तो देखें फर्स्ट को फर्स्ट से किया, और फिर फर्स्ट को सेकंड से, इसी तरह फिर सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ठीक है। 2A और 2B कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया कैसे निकालने। अब इनका क्या बना लेना है, हमने एक सेट में बंद कर देना, तो हमारे पास क्या निकल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इधर हमने सेट से सबसेट निकाले थे, इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकालेंगे, सबसेट निकालने को हमारे पास बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। देखें C क्रॉस D था, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास निकाल लिया। इधर जो थे वो एलिमेंट से निकाला था ना, इधर ऑर्डर पेयर को एलिमेंट कंसीडर करके अगर हम सबसेट निकालें, देखें एलिमेंट क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा एलिमेंट है, ये पूरा तीसरा एलिमेंट है, और ये पूरा चौथा एलिमेंट है। तो देखिए इसके क्या नाम है, सबसेट कितने बनेंगे वो तो सबसेट वाले फार्मूले से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अभी उसको बाद में देखते हैं फार्मूले कितने बनेंगे सबसेट, वो तो बिल्कुल जिस तरह इसमें फार्मूला लग के निकाल। देखिए 4 एलिमेंट है इसके अंदर, यानी कि ऑर्डर पेयर जिसके अंदर एलिमेंट होता है, तो उस फार्मूले से हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास ये क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट के सबसेट कैसे बनाते हैं, पहले हम वो बनाते हैं, ठीक है, पहले हम वो बनाते हैं। तो देखें सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट से पहले अब क्या आएगा, सिंगल सिंगल करके एक एक एलिमेंट, जैसे इधर इधर आते थे सिंगल सिंगल करके, तो इनको क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ये हो गया, ठीक है। इधर ऑर्डर पेयर आएगा 1 और A। मैं पहले इसके सारे सबसेट बनाए तो फिर आपको बताता हूँ। स्टूडेंट देखें मैंने कुछ सबसेट बना लिए हैं, देखें आगे कंटिन्यू है। अब देखें कैसे बनाए थे, देखें जैसे इधर पहले एम्प्टी सेट था, एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल करके एलिमेंट्स आए थे, तो सिंगल सिंगल करके एलिमेंट्स आ गए,
फिर अगर ये 3 होता तो डबल डबल करके आते, तो मैंने भी इधर डबल डबल करके लिख दिए। फिर ये डबल वाले कंप्लीट होते हैं, फिर ट्रिपल करके आते हैं। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है वो एलिमेंट है, जैसे हमारे सबसेट बनते हैं वैसे ही सारे सबसेट बन जाएंगे। अब देखें इसके अंदर बाइनरी रिलेशन क्या है। हमारे पास ये एक बाइनरी रिलेशन है, ये दूसरा बाइनरी रिलेशन है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पूरा छठा, सातवां, आठवां, यानी कि जो एक सबसेट है ना, जिसको हम इधर एक सबसेट बोलते थे, वो हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, एक जो सबसेट है वो हमारे पास क्या है, एक बाइनरी रिलेशन है। अब हमें बोले जो C to D है उसमें से कोई भी 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करो, तो हमारी मर्जी है, हम इनमें से कोई भी 2 उठाकर क्या करते हैं, लिख दें। इसको और इसको उठाकर लिख दें कि भाई देखें, फ़र्ज़ करें एक रिलेशन है हमारे पास, फ़र्ज़ करें R1 है, ये रख देते हैं हम लोग 1A और फिर 2B। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन होगा, ये पूरा एक है। तो फ़र्ज़ करें बोले 2 रिलेशन निकालो, तो एक तो हमने निकाल लिया, एक में एम्प्टी सेट उठा के लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये भी बाइनरी रिलेशन है। बोले 3 बाइनरी रिलेशन निकालो, तो फिर फ़र्ज़ करें 3 बाइनरी रिलेशन निकालो, तो कोई भी एक रिलेशन ये उठा के लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें 3 निकल आए। ठीक है, 1, 2 और 3। तो देखें इस तरह से बाइनरी रिलेशन, तो एक एक जो होगा ना, अब आगे 2 वाले भी बनेंगे, फिर 3 वाले भी, तो वो 3 जो एलिमेंट हो, यानी कि 3 जो ऑर्डर पेयर का एक वो होगा बाइनरी रिलेशन, वो हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन कंसीडर किया जाएगा। तो सिंपली हम, इतना मुश्किल नहीं है बाइनरी रिलेशन को समझा। देखें दोबारा रिपीट करता हूँ, सेट बराबर है इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी कि इधर से सेट से निकलते हैं ना सबसेट, सेट से सबसेट निकलते हैं, इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट से सबसेट निकलते हैं। इधर जो एलिमेंट होते हैं वो इधर ऑर्डर पेयर, जो इसमें एक एलिमेंट है ना, उसमें एक ऑर्डर पेयर है। नंबर 3 इसके सबसेट और इसके बाइनरी रिलेशन, ये सारे क्या है, ये सारे सबसेट है ना, ये एक सबसेट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 सबसेट हैं। इसी तरह इनके जितने सबसेट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। एक बाइनरी रिलेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो कोई भी बाइनरी रिलेशन निकालना मुश्किल बात नहीं है। तो आई होप आपको बाइनरी रिलेशन इतना डिटेल में समझाया, समझ में आया होगा। अगर मैं एक दफ़ा समराइज़ करूं कैसे निकालेंगे बाइनरी रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर हैं उनके अगर हम सबसेट बनाएं, जैसे हम बनाते थे इधर सबसेट, तो उनमें से एक एक जो सबसेट होगा वो एक एक बाइनरी रिलेशन होगा। हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। तो आई होप आप इसके लिए फंक्शंस को समझने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं ये सेट और फंक्शन वगैरह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की या ब्रांच के अंदर आते हैं। तो जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर्स के लिए या एल्गोरिदम्स वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, अभी हमको इसका यूज़ आम ज़िंदगी में नहीं दिखता सेट्स का, फंक्शंस का, मगर जब हम आगे फर्दर जाएंगे इंजीनियरिंग वगैरह के लिए तो हमें इसका यूज़ देखने को मिलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा देखिए फंक्शन समझते हैं। फंक्शन मैंने लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, आई स्पेशल बाइनरी रिलेशन। देखिए अभी हमने पढ़ा था बाइनरी रिलेशन को। ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, इससे पहले अभी मैंने पढ़ाया था। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, मगर किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। फ़र्ज़ करें जैसे हम सबसेट निकालते थे ना, उसके अंदर ये क्या होते थे, एलिमेंट्स होते थे एक सेट के। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑर्डर पेयर, एक क्या नाम है, एलिमेंट है। ये देखें इसमें कितने एलिमेंट है, 4। तो अगर मुझे इसके सबसेट बनाने तो कैसे बनाऊंगा, इस टाइप से एक एक करके लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, 2-2 करके लिखते हैं, फिर 3, यानी कि जैसे हम सबसेट बनाते हैं ना, इसमें भी इसके सबसेट बनेंगे, मगर कैसे बनेंगे, ये जो रिलेशन है ना, क्या नाम है हमारे, ऑर्डर पेयर, इसके अंदर एलिमेंट होते हैं। मैंने इसको बाइनरी रिलेशन को इससे पहले काफ़ी डिटेल में समझाया। अगर मैं सिंपली करूँ, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशन भी सबसेट होते हैं, मगर किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के क्या होते हैं, सबसेट। जैसे उसमें पहले हम बनाते थे नल सेट, फिर सिंगल करके लिखते थे, फिर ऐसे डबल, फिर ट्रिपल, फिर आखिरी में इसी सेट एज इट इज़ आ जाते। तो ये बाइनरी रिलेशन होते थे, इससे पहले मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। अब मेरी बात सुने, फंक्शंस क्या है, एक स्पेशल बाइनरी रिलेशन क्या है, एक स्पेशल बाइनरी रिलेशन। तो अब कोई भी पूछे फंक्शन क्या है, तो अभी तक आपको इतना पता है बाइनरी रिलेशन, मगर कौन से एक स्पेशल टाइप के बाइनरी रिलेशन। अब वो स्पेशल टाइप कौन सी है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज विद को डोमेन। नहीं आ रही समझ में, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और इमेज क्या होती है।
तो इससे समझने से पहले देखें मैं आपको कुछ थोड़ी सी एक कहानी टाइप की यानी कि चीज़ समझाता हूँ, फिर उनसे इंशाल्लाह इसको हम कंपेयर करके सब चीज़ें समझ लेंगे। फ़र्ज़ करें हम देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले से लिखा हुआ है। देखें फ़र्ज़ करें एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 से लेकर 7 तक और सेट बी है जिसके एलिमेंट है ABCD। अच्छा फ़र्ज़ करें ये जो सेट ए है ये कुछ क्लास के अंदर एक क्लास है जिसके अंदर 7 स्टूडेंट है, ये उनके रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो बी ए सेट है ये ग्रेड्स हैं उनके जो उन स्टूडेंट्स ने लिए अपने पेपर्स के अंदर या अपने जो टेस्ट के अंदर, जो भी कह सकते हैं। अब देखें हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे। फ़र्ज़ करें रोल नंबर 1 ने हमारे पास बी ग्रेड लिया है, रोल नंबर 2 ने हमारे पास ए ग्रेड लिया है, रोल नंबर सी ने डी लिया है, रोल नंबर 4 ने सी लिया है, रोल नंबर 5 ने भी ए लिया है, रोल नंबर 6 ने भी सी लिया है और रोल नंबर 7 ने बी लिया है। तो हमने इसको क्या कर दिया है, कंपेयर करके इनको आपस में मिला दिया जो स्टूडेंट ने जो उनसे ग्रेड्स लिए थे। अब स्टूडेंट देखें इसके अंदर क्या में अगर यहाँ पर 8 रोल नंबर्स तक होते, फ़र्ज़ करें ये 8 तक होते, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं इस 8 को नहीं जोड़ता किसी के साथ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 8वें स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं तो उसका कोई ना कोई रोल नंबर तो होगा ही होगा। तो पहली बात ये कि पहले सेट के अंदर कोई खाली एलिमेंट नहीं रहेगा जिसके दूसरे के साथ ताल्लुक रिलेशन नहीं बना। अच्छा मैं आपको बता दूं ये जो है ना ये हमने बनाई है लाइन, इनको हम कहते हैं इमेज। हम क्या कहते हैं इनको? हम इमेज, यानी कि 2 की ए के साथ इमेज, इस लाइन को क्या कहते हैं? इमेज। 2 की ए के साथ इमेज, 1 की बी के साथ इमेज, 4 की सी के साथ इमेज, इनको क्या कहते हैं? हम इमेज कहते हैं। अच्छा इस पूरे तरीके को हम क्या कहते हैं? मैपिंग करना। इधर मैं लिख भी देता हूँ, क्या कहते हैं हम? मैपिंग करना। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब देखें ये पॉसिबल नहीं है कि अगर 8 स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं और 8वें का कोई ग्रेड ना, तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई ग्रेड होगा। अच्छा ये भी पॉसिबल, अच्छा ये तो पॉसिबल है कि देखें रोल नंबर 2 ने भी ए ग्रेड हासिल किया और रोल नंबर 5 ने भी ए ग्रेड हासिल किया है। ये इतनी बात तो पॉसिबल है हमारे सामने। मगर देखें स्टूडेंट हमारे ये बात हमें पॉसिबल किसी भी सूरत नहीं है कि रोल नंबर 2 ने ए ग्रेड भी हासिल किया और रोल नंबर 2 ने बी ग्रेड भी हासिल किया है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक रोल नंबर है, अगर मैंने ए ग्रेड लिया तो मैं बी ग्रेड कैसे ले सकता हूँ उसी पेपर के अंदर? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा 2 चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ क्या कि कोई एलिमेंट खाली छूट जाए, पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली छूट जाए, पॉसिबल नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी किसी न किसी के साथ इमेज होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। नंबर 2 चीज़ क्या पॉसिबल नहीं है, पहले के एलिमेंट का किसी 2 इमेज हो, किसी 2 मतलब के दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। अब देखें मैं इसको आपको फंक्शन के लिहाज से समझाता हूँ। पहले हम इधर समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट देखें पहले सेट के जो एलिमेंट्स रहते हैं ना, पहले सेट के एलिमेंट्स फंक्शंस के अंदर उन्हें हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं हम उनको? डोमेन। दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट्स को कहते हैं हम डोमेन, दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कहते हैं कोडोमेन। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसको मैं थोड़ी देर में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तकरीबन मैंने समझा दिया, मगर आपको इसी के अंदर कहीं छुपा हुआ इसी कहानी के अंदर अभी आपको क्लियर करता हूँ। पहले इसको समझें। पहले सेट के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? डोमेन। पहले सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डोमेन। और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कोडोमेन। इतनी बात समझ में आएगी। अच्छा स्टूडेंट एक और चीज़ भी पॉसिबल है। फ़र्ज़ करें अगर ये रोल नंबर 3 है, इसने भी कोई सी ग्रेड ले लिया है, तो ये डी एलिमेंट क्या हो गया? बच गया है। डी एलिमेंट क्या हो गया? बच गया। पॉसिबल है ना कि डी ग्रेड किसी का भी नहीं आया हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि आप जैसे अगर लाइक बच्चे होंगे क्लास में तो जाहिर सी बात है डी ग्रेड तो किसी का नहीं आया, बी सी भी नहीं आएगा, यही आएगा सबका। ठीक है, तो पॉसिबल है कि डी ग्रेड नहीं आया। अब देखें मेरी बात, पहले सेट के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? डोमेन। दूसरे सेट के एलिमेंट को कोडोमेन। अब देखें दूसरे सेट के जितने एलिमेंट्स पहले सेट के साथ इमेज बना लेते हैं, यानी कि ताल्लुक बनाया था, जैसे 5 का ए ग्रेड आया तो ये ताल्लुक बन गया ना, एक इमेज कहते हैं इसको, अभी मैंने आपको बताया। अगर ये इमेज बना लेते पहले सेट के साथ
तब हम इसको कोड डोमेन नहीं कहेंगे उन एलिमेंट्स को, तब हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे रेंज। उन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? रेंज। देखें ये 3 एलिमेंट्स ने बनाया हुआ है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेंज। और जो बच जाता है वो आपको पता है वैसे का वैसे ही कोड डोमेन कहलाता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको क्लियर करूँ, पहले सेट के एलिमेंट डोमेन, दूसरे सेट के एलिमेंट कोड डोमेन। अगर दूसरे के का ताल्लुक बन जाता है पहले सेट, अगर इमेज बन जाती है तो क्या कहलाएंगे? रेंज। इसको सही करके लिख दूँ, क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। और जो बच जाएगा वो कोड डोमेन का कोड डोमेन ही रहेगा। देखिए पहले सेट के तो एलिमेंट डोमेन ही कहलाएंगे, दूसरे के कोड डोमेन ही कहलाएंगे। अगर उनका जैसे ही ताल्लुक बनते रहते तो वो कोड डोमेन से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रेंज। और जो जिसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं बना, जैसे डी बेचारा सिंगल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोड डोमेन कहेंगे। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखें फंक्शंस की तरफ चलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? इधर देखें लिखा है डेफिनेशन, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज विद कोड डोमेन। अब देखें फंक्शंस क्या होते हैं कि पहले सेट का अगर हम दूसरे के साथ फंक्शन ले रहे हैं, पहले सेट फर्ज करें इधर मैं फंक्शन ले रहा हूँ ए सेट का बी के साथ, ए सेट का बी के साथ, तो ए के एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे? डोमेन। बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे? कोड डोमेन। अब देखें फंक्शंस को मैंने क्या लिखा है? इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। क्या कह रहे हैं? हर एलिमेंट। क्या कह रहे हैं? हर एलिमेंट डोमेन का उसकी इमेज बननी चाहिए। ये लिखा है ना, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज विद कोड डोमेन। उसकी एक इमेज बननी चाहिए किसके साथ? कोड डोमेन के साथ। उसकी एक इमेज बननी चाहिए किसके साथ? कोड डोमेन के साथ। अब देखें ये सारे एलिमेंट क्या है? डोमेन है। ये सारे क्या हैं? कोड डोमेन है। इन सब की क्या बनी हुई है? इमेज बी के साथ। अब यूनिक इमेज से क्या मुराद? चले सबसे पहले हम समझते हैं इन विच ईच एलिमेंट। ईच का मतलब हर एलिमेंट। कोई ऐसा एलिमेंट होना नहीं चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। तो देखें इधर 8 है, इसकी कोई इमेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर 8वां कोई रोल नंबर है उसने कोई ना कोई ग्रेड तो लिया होगा। तो फर्ज करें उसने क्या लिया? सी ग्रेड लिया उसने भी। ठीक है, तो अब पहला जो हमारे पास इतना नुक्ता नज़र था ईच वाला काम, वो तो हमारा हो गया, यानी कि हर किसी की इमेज होनी चाहिए। अब यूनिक इमेज से क्या मुराद है? यूनिक का मतलब सेपरेट। यूनिक का मतलब सेपरेट। सेपरेट का मतलब एक इमेज होनी चाहिए। हर डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। अब देखें अगर रोल नंबर 1 की इमेज किसके साथ है? बी के साथ, यानी कि रोल नंबर 1 ने बी ग्रेड लिया है, तो रोल नंबर 1 की इमेज ए के साथ नहीं हो सकती। अगर फर्ज करें मैं यूँ लिख दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। देखें रोल नंबर 1 की अगर इमेज ए के साथ है, रोल नंबर 1 की इमेज किसके साथ है? फर्ज करें बी के साथ है, यानी कि रोल नंबर 1 ने बी ग्रेड लिया, तो रोल नंबर 1 की इमेज ए के साथ हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो पॉसिबल ही नहीं है। रोल नंबर 1 ने ए ग्रेड भी लिया, बी ग्रेड भी लिया, तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है? ये देखिए 2 इमेज बन रही है, एक डोमेन की 2 इमेज बन रही है, तो 2 डोमेन इमेज नहीं होनी चाहिए। कितनी इमेज होनी चाहिए? सिर्फ एक डोमेन। देखिए इसी तरह 2 की 2 बन रही है, ए भी लिया बी भी लिया, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? अगर मैं इसको देसी तरीके से सिंप्लीफाई करूं कि भाई पहले सेट का डोमेन कहलाते हैं, दूसरे सेट के कोड डोमेन कहलाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, यानी कि सब डोमेन की इमेज होनी चाहिए। 2 पॉइंट्स आपने याद रखना। अव्वल तो सारे एलिमेंट की डोमेन होनी चाहिए, और नंबर 2 क्या है? मैंने आपको बताया कि यूनिक होनी चाहिए, यानी कि सेपरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो कोड डोमेन के साथ दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक डोमेन की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोड डोमेन की 2 इमेज हो सकती है, जैसे कि ये देखें रोल नंबर 2 ने भी ए ग्रेड लिया, रोल नंबर 5 ने भी ए ग्रेड लिया, तो ये तो पॉसिबल है। कोड डोमेन की 2 इमेज हो सकती है, डोमेन की 2 इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। देखें अगर मैं इसको यूँ समझाऊँ, यानी कि एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, ये पॉसिबल नहीं है। कोड डोमेन की 2 इमेजेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो याद रखें फंक्शन क्या है? अव्वल तो सब एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए किसी ना किसी कोड डोमेन के एलिमेंट के साथ, और कोड डोमेन के साथ। और नंबर 2 हाँ दूसरा क्या है? और यूनिक होनी चाहिए। नंबर 2 क्या? यूनिक, यानी कि एक ही होनी चाहिए, एक डोमेन की एक इमेज। कोड डोमेन की 2 हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी फंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में अब देखें, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे? फ़र्ज़ करें
1 की इमेज है B के साथ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 1 की इमेज B के साथ। 2 की इमेज है A के साथ, तो कैसे लिखूँगा, 2 की इमेज है A के साथ, सॉरी 1 की इमेज B के साथ थी। अब 3 की इमेज क्या है, किसके साथ है, C के साथ। 3 की इमेज क्या है, C के साथ। 4 की इमेज क्या है, C के साथ। 4 की इमेज क्या है भाई, C के साथ। 5 की किसके साथ है, A के साथ। 6 की C के साथ। देखें 7 की किसके साथ है, B के साथ। और 8 की C के साथ। अच्छा ये जो इधर है, अगर एक एलिमेंट बच जाए तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोमेन में नहीं बचना चाहिए, को डोमेन में बच जाए तो इशू नहीं है। अच्छा देखें, इसको हम ऐसे फंक्शन में लिखें, यानी कि पहले, अच्छा आपको तो पता है जैसे कि पहले से बिलोंग करता है, यानी कि सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर में बी से बिलोंग करता है। ऑर्डर पेयर में आपको समझा चुका हूँ। देखिए अब हमको इसको देखने से क्या पता चल रहा है, 1 की इमेज है B के साथ, 2 की इमेज है A के साथ, C की इमेज है, 3 की इमेज है C के साथ। तो ये मैं पूरी इस वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है। तो पहला A होता है, दूसरा B होता है। तो ये फंक्शन का सिंबल है कि फंक्शन है किसका, A to B। अच्छा अब ये क्या है, एक स्पेशल बाइनरी रिलेशन है, एक स्पेशल बाइनरी रिलेशन है। अगर इन दो सेट के मैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं और उसके बाइनरी रिलेशन निकालूं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक रिलेशन ये भी छुपा हुआ होगा। अब इतने सारे बाइनरी रिलेशन निकल जाएंगे, सीधे आपको फंक्शन समझ में आ गए होंगे। क्या होते हैं फंक्शन, एक तो सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, ठीक है, और नंबर 2 यूनिक होनी चाहिए, एक डोमेन की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। भाई इतनी सी सिंपल सी बात है। अब मैं इसको आगे फर्दर डिटेल में समझाता हूँ। अच्छा अब ये देखें, डेफिनेशन में हम पूरा उतर रहे हैं। इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज विद वो डोमेन। इतना बात समझ में आ गई। अच्छा देखें इधर भी देखें, पहले वाला क्या होता है, डोमेन है ना, तो ये तो पहले हम किसको लिखते हैं, सेट ए को, तो सेट ए के एलिमेंट क्या करें, डोमेन। अब दूसरे वाला क्या कहलाते हैं, ये दूसरे वाले रेंज कहलाते हैं। दूसरे वाले क्या कहलाते हैं हमारे पास, रेंज। रेंज क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका इमेज बन गई है, इनकी इमेज बन गई है। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो पहले वाला डोमेन, दूसरे वाला रेंज। को डोमेन इस फॉर्म में लिखे ही नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी इमेज ही नहीं बनती है। को डोमेन तो दूसरे सेट के वो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज ना बने। तो इस फॉर्म में तो आपको क्या नाम है, को डोमेन नहीं मिलेगा। क्या होता है, देखिए पहला क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, दूसरा रेंज। पहला डोमेन, दूसरा रेंज, क्योंकि को डोमेन की तो इमेज बनती नहीं है, इसलिए इसको इधर लिखते भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डोमेन, को डोमेन वगैरह भी समझ में आ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में समझते हैं कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पर 3 तरह के क्या नाम है फंक्शंस की वो बनाने की कोशिश की है। आपने बताने इन तीनों में से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए साइड पर हूँ, आपने वीडियो को पॉज करना है और आपने बताना है कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। याद रहे आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं। जैसा कि आपको पता है 30 सेकेंड कंप्लीट हो गए, तो अब हम आपको बता दें कौन से फंक्शन है नहीं है। तो देखें आपने बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने, तो आप कभी पहचान सकते हैं कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। देखें पहला पॉइंट क्या है, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन फर्स्ट, यानी कि पहले सेट के अंदर कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए पहले सेट के अंदर जिसकी कोई इमेज ना हो। दूसरे सेट में ना हो तो चलेगा, पहले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड हैव यूनिक इमेज, यानी कि जो पहले सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक की इमेज एक के साथ होनी चाहिए, पहले सेट की इमेज 2 के साथ नहीं होनी चाहिए। तो बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, तो हम आराम से पहचान सकते हैं। देखें अगर मेरे को ये पहचानना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो देखो मैं पहला पॉइंट पहले इसको अप्लाई करूँगा कि कोई भी एलिमेंट पहले बचा हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखें ये एलिमेंट बचा हुआ है तो ये तो फंक्शन नहीं है। अच्छा दूसरे में देखें पहला पॉइंट अगर मैं अप्लाई करूँ कि कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, तो देखें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ तो नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे आऊँ कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब देखें पहले की यूनिक इमेज है, सही है, दूसरे की यूनिक इमेज है, हाँ, मतलब इसकी 2 इमेजेस नहीं है, पहले सेट की 2 इमेजेस नहीं है।
तीसरे की यूनिक इमेज नहीं, यानी कि तीसरे का सी के साथ भी बना रहा है और तीसरा बी के साथ भी बना रहा है, यानी कि यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक इमेज को अगर मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूं कि यानी कि दो लाइनें पहले से नहीं जानी चाहिए, पहले से दो लाइनें नहीं जानी चाहिए। अगर मैं सिंपली इसको करूं, सिंपल करूं, डोमेन की यानी कि पहले सेट के एलिमेंट से एक एलिमेंट से दो लाइनें नहीं जानी चाहिए। देखें इस एलिमेंट से दो लाइनें जा रही है ना, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है, यानी कि इसकी दो इमेजेस हैं, इसकी दो इमेजेस हैं। कोड डोमेन की हो सकती है दो इमेजेस, देखें इसकी दो इमेजेस हैं, फंक्शन की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ये तो सही है, ये गलत है, ठीक है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अब तीसरे में आऊँ तो पहला पॉइंट अगर मैं अप्लाई करूँ कि कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, तो देखें कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है और हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, अलग इमेज होनी चाहिए। तो देखें इसकी भी अलग सेपरेट इमेज है, 2 की भी सिर्फ एक इमेज है, 3 की भी सिर्फ एक इमेज है और 4 की भी सिर्फ एक इमेज है। अच्छा 3 की इमेज सी के साथ भी हो सकती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनकी इमेजेस तो अलग है ना, ये कोड डोमेन की दो इमेजेस हैं, इनकी इमेजेस तो क्या है, अलग, ठीक है, तो ये फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कौन से फंक्शन होते हैं और कौन से फंक्शन नहीं होते। अब अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो फाइनली तौर पर जो सबसे मुश्किल जो टॉपिक लगता है फंक्शंस के अंदर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं इतनी आसान तरीके से कि आपको भी क्या लगने लगे, बच्चों वाला। तो आए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस भी कह सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसको इंट्रोडक्शन दूं तो इंट्रोडक्शन कुछ यूँ बनता है कि कोई 3 टाइप्स के हमारे पास फंक्शंस की टाइप्स हैं, एक इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिर बाइजेक्टिव, 1 बाय 1 हम इसको कवर अप करेंगे। तो देखें बच्चों वाला लगने लगेगा, तो देखें मैंने इधर कोई प्रॉपर डेफिनेशन हो इतनी लंबी चौड़ी कि भाई जो आपके ऊपर से, हाँ ऊपर से जो गुजर जाती है ना, वो नहीं पढ़नी। मैंने सिर्फ सिंपल पॉइंट लिखे क्योंकि भाई हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इतनी बड़ी डेफिनेशन से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, क्योंकि बच्चों वाला लगने, हमने बच्चों को डराना नहीं है। तो आए देखें इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहला पॉइंट जो इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू एंड 1 फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनटू एंड 1 फंक्शन कहते हैं किसको, इंजेक्टिव फंक्शन को। ये 2 नाम है इसके, ठीक है। अच्छा देखें 2 पॉइंट्स पढ़ने और इससे हमको इंजेक्टिव फंक्शन समझ में आएगा। फिर इसी तरह 1 पॉइंट पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ जाएगा। फिर 1 पॉइंट पढ़ेंगे, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो आपको इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको भी क्या लगने लगे, बच्चों वाला। तो आए देखें स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ऑल कोडोमेन शुड नॉट बी रेंज, यानी कि सारे कोडोमेन को रेंज नहीं होना चाहिए, सारे कोडोमेन को रेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना अच्छे पढ़ने वाले, आप जैसे तो वो कहते हैं कि सारे स्टूडेंट को अच्छा नहीं पढ़ना चाहिए ताकि हमारी पोजीशन है। सेम इसी तरीके से इंजेक्टिव फंक्शन का पहला पॉइंट है कि सारे कोडोमेन रेंज नहीं होने चाहिए। अब देखें कोडोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होता है, ये अभी हमने पढ़ लिया था। कोडोमेन क्या होते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हम कोडोमेन पर कहते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो इस सेट, ये दूसरा सेट है ना, तो इसके कोडोमेन कितने, 4। और रेंज किसको कहते हैं, अगर ये इमेज बना लें, अगर ये इमेज बना लें तो इनको हम क्या कहते हैं, रेंज। तो अब देखिए इसके अंदर कोडोमेन कितने, 4। कोडोमेन कितने, 1 2 3 4। कोडोमेन कितने देखें, 4। कोडोमेन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। और रेंज कितनी है, 3, क्योंकि 3 ने इमेज बनाई है, 1 2 3 ने इमेज बनाई है। और कितने कोडोमेन कितने, 4। तो कोडोमेन रेंज अभी मैंने आपको समझा दिया, तो दोबारा इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो देखें पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इंजेक्टिव फंक्शन के लिए एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर सारे कोड, देखें दूसरे सेट के, सिंपली मैं इसको करूं तो पहले पॉइंट के मुताबिक इंजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर दूसरे सेट का कोई एक आध ऐसा एलिमेंट हो या 2 3 जितने भी हो सकते हैं, कोई एक कम से कम होना चाहिए जिसकी इमेज नहीं बनी हुई हो, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है, एवरी रेंज हैज़ अ यूनिक इमेज। अब देखें हमने पढ़ा था फंक्शन की डेफिनेशन में कि फंक्शन क्या होते हैं, जिसके अंदर जो डोमेन है ना उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज। मगर देखिए अगर
डोमेन की तो यूनिक इमेज है तभी वो फंक्शन है, मगर ये को डोमेन की यूनिक इमेज हो या ना हो, भले 1 से 2 बन रही हो, फंक्शन तो है, मगर इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है अगर उसकी 2 इमेज बन रही हैं। अगर को डोमेन की 2 इमेजेस बन रही हैं, यानी कि अगर रेंज का जो को डोमेन, अब तो जब इमेज बन रही है तब रेंज हो गया वो एलिमेंट, अगर दूसरे सेट में किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही हैं तब भी वो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस क्या नाम है, दूसरे सेट के एलिमेंट की कोई भी 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। देखो पहले सेट की तो होनी नहीं चाहिए वरना फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन में दूसरे की नहीं होनी चाहिए वरना इंजेक्टिव। अच्छा, अब मैं इसको सिंपल करता हूँ। पहला पॉइंट में क्या है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट खाली होना चाहिए दूसरे सेट में जिसकी इमेज नहीं बन रही हो, और कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए जिसकी 2 इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इंजेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स, जो मैंने इंजेक्टिव फंक्शन अभी आपको पढ़ाया है उसके अंदर जब मैं अभी एक्सरसाइज सॉल्व करने लगा तो थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है। देखिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे इंजेक्टिव फंक्शन के लिए। पहला ये कि सारे को डोमेन रेंज नहीं होने चाहिए, और दूसरा हर रेंज की यूनिक इमेज है। जब ये दोनों पॉइंट मिलते हैं तब इंजेक्टिव फंक्शन बनता है। ये बात हमारी क्लियर हो गई, मगर अब मेरी बात सुने, ये दोनों पॉइंट एक अलग-अलग सब टाइप ऑफ फंक्शन के पॉइंट्स है, ठीक है। इनटू फंक्शंस क्या होता है कि उसके अंदर सारे जो को डोमेन है वो रेंज नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो सारे को डोमेन है वो रेंज नहीं है, वो कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। 1-1 फंक्शन क्या होता है जिसके अंदर सारे रेंज की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, ये 1-1 फंक्शन होता है। मैंने आपको ये दोनों पॉइंट पढ़ा दिए थे मगर मैंने इसकी टाइप्स नहीं बताई थी आपको, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के ये टाइप्स हैं, और ये जब दोनों मिलते हैं तब इंजेक्टिव फंक्शन बनाने के बहुत इनटू और 1-1 फंक्शन ये दोनों के अलग-अलग टाइप्स के सब पॉइंट थे। तो मेरे से मिस्टेक हो गई बताना, तो मैंने अभी याद आया तो मैंने क्लिप में इसको ऐड कर दूंगा। हमने बता दें कि इंजेक्टिव फंक्शन यानी एग्जांपल समझते बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ऑल को डोमेन शुड नॉट बी रेंज, यानी कि कोई एक ऐसा को डोमेन होना चाहिए जिसकी जो रेंज ना बनाओ। तो देखिए दूसरे ये सेट 2 के लिए बात हो रही है, ये दोनों पॉइंट सेट 2 पे अप्लाई होंगे। अच्छा, कोई ऐसा कोई ऐसा है एलिमेंट जिसके अंदर रेंज ना, कोई को डोमेन जिसके अंदर रेंज, तो जी हाँ 4 रेंज नहीं बना यानी कि इसकी इमेज नहीं बनी तो रेंज नहीं है ये। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया हमारा क्लियर। अब दूसरे पे आए, एवरी रेंज हैज़ यूनिक इमेज, हर रेंज की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज। तो देखिए इसकी एक ही इमेज बन रही है, इसकी एक ही बन रही है, मगर इसकी क्या बन रही है, 2 इमेज। तो इसका मतलब दूसरे पॉइंट पे होकर क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो नो पे टिक। अब देखें ये इंजेक्टिव फंक्शन है, तो देखें पहला पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई करें, सारे को डोमेन को रेंज नहीं होना चाहिए। देखें तो यहाँ तो सारे को डोमेन की मैपिंग हुई है, सारे को डोमेन की इमेज बनी है, तो मतलब सारे को डोमेन क्या है, रेंज है। तो इसका मतलब ये तो पहले पॉइंट में फेल हो गया, तो ये भी क्या होगा, नो। तीसरे पे अप्लाई करें, देखें पहला पॉइंट क्या है, ऑल को डोमेन शुड नॉट बी रेंज। देखिए सारे को डोमेन को रेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा इमेज एलिमेंट होना चाहिए जिसकी रेंज ना हो। तो इसको मैं ज़रा सिंपल कर दूँ, मैंने थोड़ा सा करेक्ट करके लिख दिया है। अब देखिए इसके ऊपर अगर मैं पहला पॉइंट अप्लाई करूँ तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल को डोमेन शुड नॉट बी रेंज, यानी कि सारे को डोमेन को रेंज नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसकी मैपिंग हुई है तो मतलब रेंज है, रेंज है, रेंज है, ये रेंज नहीं है, यानी कि पहले पॉइंट से तो पास हो गया, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन है पहले पॉइंट के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा को डोमेन है जो रेंज नहीं बना हुआ। अब दूसरा देखें, एवरी रेंज हैज़ यूनिक इमेज, हर रेंज की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक ही इमेज बननी चाहिए। तो इसकी एक ही बन रही है, इसकी एक ही बन रही है, इसकी एक ही बन रही है, तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव फंक्शन है। तो भाई यस, पहली फुर्सत में यस, ठीक है। तो अब हमें इंजेक्टिव फंक्शन उम्मीद समझ में आ गया। अब चलते हैं और सब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर। फाइनली तौर पर हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि टाइप 2, जिसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन भी। कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला बिल्कुल। देखें ऑल को डोमेन शुड बी रेंज, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई सारे को डोमेन को क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। इंजेक्टिव में क्या पढ़ा था, नहीं होना चाहिए, इधर पढ़े होना चाहिए। कोई मुश्किल है, बिल्कुल नहीं बच्चों वाला। ये देखें इट इज़ सब्जेक्टिव फंक्शन बताना है कि नहीं। देखें ये रेंज बना, कोड में रेंज बना क्योंकि इसकी इमेज बनी है, कोड में रेंज बना क्योंकि इसकी इमेज बनी हुई है, कोड में रेंज बना हुआ है, इसकी इमेज नहीं बनी हुई क्योंकि ये रेंज भी नहीं है। तो इसका मतलब ये तो सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये देखें
कोडोमेन जो है वो रेंज बना हुआ है, कोडोमेन रेंज बना है, यानी कि सारे कोडोमेन रेंज बने हुए हैं, तो ये सब्जेक्टिव फंक्शन है। 1 मिनट नहीं लगा हमें सॉल्व करने में। अब देखें ये होते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% ऑफ। हमने इंजेक्टिव डिटेल में समझा, सब्जेक्टिव खुद ब खुद आ गया समझ। अब देखें बाइजेक्टिव आपको कितनी जल्दी समझ में आता है, तो स्टार्ट करते हैं उसको। फाइनल तौर पर हम पढ़ने जाने हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन की लास्ट है, जिसमें हमने पढ़नी है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम इनटू एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि जो सब्जेक्टिव इंजेक्टिव का दूसरा नाम था ना इनटू और ऑन टू, तो इसका दोनों नाम है, इनटू एंड ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और इसको बाइजेक्टिव फंक्शन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है इनटू भी ऑन टू भी है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो इंजेक्टिव भी होता है सब्जेक्टिव भी होता है, यानी कि इनटू भी होता है ऑन टू भी होता है, यानी कि जो दो हमने पहले टाइप्स पढ़ी वो दोनों फंक्शन अगर दोनों उसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं तो वो क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखें मैंने उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। देखें पहले इंजेक्टिव में पढ़ा था हमने कि सारी रेंज को डोमेन नहीं होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी इंजेक्टिव में क्या पढ़ी थी कि हर रेंज की यूनिक इमेज होनी चाहिए। दूसरे हमें पढ़ा था ऑल कोडोमेन शुड बी रेंज, यानी कि हर रेंज को डोमेन, हर कोडोमेन को रेंज होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखें इसको डिटेल में बात करने से पहले यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमारे पास कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि एक कह रहा है कि रेंज होना चाहिए, दूसरा कह रहा है रेंज नहीं होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव के अंदर मैंने कहा दोनों होने चाहिए, तो दोनों की प्रॉपर्टी, मगर इस पॉइंट पे आकर एक को क्या करना पड़ता है, हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। देखें ये इंजेक्टिव फंक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, तो अब यूँ समझ लें हमें एक सब्जेक्टिव की लगानी है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव की दूसरी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, हम मिटा देंगे। तो अब ये क्या बन गया, अब ये सही पॉइंट बन गया बाइजेक्टिव फंक्शन के। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2 पॉइंट्स कोलाइड करें। अच्छा अब डिटेल में समझें बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, सब्जेक्टिव की, यानी कि हर कोडोमेन को रेंज होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसकी है, इंजेक्टिव की, कि हर देखो रेंज तो हो मगर क्या हो, यूनिक इमेज हो, ठीक है। कोडोमेन जो रेंज बन रहा है उसकी क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। देख स्टूडेंट्स बाइजेक्टिव फंक्शन में अभी मैंने आपको बताया वो किसका सम होता है, सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव फंक्शन का। मगर याद रहे इंजेक्टिव फंक्शन में का एक जो पॉइंट है वो क्या है कि सारे कोडोमेन रेंज नहीं होने चाहिए, और सब्जेक्टिव का पॉइंट है सारे कोडोमेन रेंज होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मिक्सअप कर लेते हैं, उधर मैंने आपको मिटा के बता दिया था, मगर इधर आप अब क्लियर कर लें थोड़ा सा। अभी मैंने आपको जैसा अलग से वीडियो में बताया था कि इंजेक्टिव फंक्शन 1 और इन2 का सम होता है, ठीक है, मगर इन2 का पॉइंट को हम निगलेक्ट कर दिया था, मैंने ये नहीं बताई थी टाइप कौन सी है, ठीक है। तो अगर ऑन सब्जेक्टिव और 1 फंक्शन हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और अगर इन2 और 1 फंक्शन हो तो इंजेक्टिव फंक्शन होगा। अब मेरी बात सुने, आप जहाँ पे बैठे हुए वहाँ पे आराम से सुकून से बैठें, हवा के नीचे एक गिलास ठंडा पानी पे और सुकून से सांस लें, और इन पॉइंट्स को आप गौर से एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि वीडियो तो आपने देख ली है और आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में इंशाल्लाह आ जाएंगे। क्या अब हम एग्जांपल समझते हैं, हमें और अच्छे देखें क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसके ऊपर पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं, ऑल कोडोमेन शुड बी रेंज। क्या इधर सारे कोडोमेन रेंज हैं, तो सी जो है वो रेंज नहीं है क्योंकि इसकी इमेज नहीं बनी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। क्या ये है, तो देखिए पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं, ऑल कोडोमेन शुड बी रेंज, यानी कि हर कोडोमेन को रेंज होना चाहिए। तो 2 कोडोमेन दोनों रेंज हैं, तो मतलब पहला पॉइंट से सेटिस्फाई। और दूसरा एवरी रेंज शुड बी हैव यूनिक इमेज, हर रेंज की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यूनिक इमेज है नहीं, 2 इमेज बन रही है, तो मतलब ये भी नहीं है। ये क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो देखें पहला पॉइंट इसको अप्लाई करें कि ऑल कोडोमेन शुड बी रेंज, तो सारी कोडोमेन क्या होनी चाहिए, रेंज। तो ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, क्योंकि इनकी भी क्या होनी है, इमेज बनी हुई है। तो और क्या दूसरी एवरी रेंज शुड हैव यूनिक इमेज, हर रेंज की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखें यूनिक है ना, किसी की 2 तो नहीं बनी, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। तो आई होप आपको इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, बच्चों वाला लगे, तो नीचे लिख दें कमेंट में भाई ये क्यों तो बच्चों वाला है, और सब्सक्राइब कर दें। गुस्से से लाल हो गया वैसी बटन के भाई इतनी मेहनत और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये तो खुली तजाद है, ज़्यादती है, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर दो, और अच्छी लगे अगर वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आपकी मर्ज़ी है डिसलाइक कर दें, तो डिसलाइक कर दे, कोई इशू नहीं है, मगर कमेंट में बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं है, ताकि अगली दफ़ा उसका ख्याल रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर्स की तैयारी करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।